आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है अमन कुमार। आदित्य एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। आपको आइकन दिख रहा होगा ऊपर, उस पर जाएं, क्लिक करें, वो वीडियो जरूर देखें, लाइक शेयर जरूर करें उस वीडियो को, जिससे औरों को आसानी हो टाइप्स एंड फॉर्म्स के बीच में डिफरेंस समझने का। इस वीडियो में मैं आपके लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आया हूँ, यानी कि यूनिटरी सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जो किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में फिट हो सकता है। मतलब जैसे कोरोना किसी भी टाइप की बॉडी में फिट हो जाता है, कोई बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, बीमार हो या नहीं हो, ऐसे ही ये तीनों यूनिटरी जो है, यूनिटरी, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, ये तीनों एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में फिट हो जाएगा। गवर्नमेंट को बॉडी समझ लीजिए और यूनिटरी, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन को कोरोना समझ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अब यूनिटरी है क्या? ये फिट तो हो जाता है, पर ये है क्या? तो यूनिटरी सिस्टम में एक ही सरकार होती है जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे। इसी को ही यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनिटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सरकार होगी, सिर्फ एक ही सरकार। अब वो बैठेगी पार्लियामेंट में, राइट? अरे भाई, सरकार भी तो कहीं से चलाई जाएगी ना, तो वो जगह को पार्लियामेंट कह देंगे। अब हर जगह की पार्लियामेंट का अपना अपना नाम होता है। जैसे हर कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज होता है, अपना अपना रिलीजन होता है, ऐसे ही हर कंट्री में अपनी पार्लियामेंट का अलग अलग नाम होता है, वो उनके अकॉर्डिंग सेट होता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, ईरान में मजलिस बोलते हैं। ऐसे ही हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से पार्लियामेंट का नाम रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला है नो डिवीजन ऑफ पावर, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब कि मैंने पहले ही बताया, जब एक सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होगी नहीं, तो पावर का डिवीजन तो होने से रहा। अगर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई तो क्या होगा? ये होगा कि ये उसको कोई भी पावर नहीं देगी, सारी पावर अपने हाथ में रखेगी, तो पावर का डिवीजन ही नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि भारत एक इतना बड़ा देश है, इसमें स्टेट्स भी हैं और ये कंट्री भी है, नेशन तो है ही है। इसके अंदर 28 स्टेट्स आते हैं। अब आपको सिर्फ एक इंडियन की सिटीजनशिप लेनी है कि आप भारतीय हो, नेशनलिटी में आप इंडिया डालते हो ना, ये थोड़ी डालते हो कि मैं यूपी स्टेट इंडिया हूँ और यूपी स्टेट का हूँ, ऐसे नहीं डालते। तो मतलब एक ही सिटीजनशिप है, आपको स्टेट की अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ आपको इंडिया की ही सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ये होता है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। मल्टी सिटीजनशिप में ये होता है कि उसमें आपको स्टेट की भी लेनी पड़ेगी और कंट्री की भी लेनी पड़ेगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होगा पूरी कंट्री पर। जैसे कि भारत में कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिए गए थे, और भी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल राइट्स हैं, तो वो नहीं, सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सभी क्षेत्रों में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, किसी को स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। अब फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि वर्सेटाइल होगा, कोई भी छेड़छाड़ हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकती है। लोगों के विकास के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी वृद्धि के लिए लॉ बना सकती है और पुराने लॉज में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर सकती है। पांचवा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। इससे मतलब है कि आप चाहे माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, यहाँ कानून सबके लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई क्राइम करते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में इसका ये सजा लिखी है, हमें इसके अकॉर्डिंग सजा दो। नहीं, आपको भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही मिलेगी, चाहे आप कहीं पे भी रहें या जिस भी आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, आपको उसी के हिसाब से, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। मुझे इतना किसी धर्म के बारे में, धर्म के कानूनों के बारे में पता नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल दे नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर धर्म यही करते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा है, इसके अकॉर्डिंग सजा होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। भारत में भी आप जाकर देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी वो लागू नहीं हुआ है, तो इस वजह से अभी उसका एग्जाम्पल देना सही नहीं है, बट आप जाकर पढ़िएगा यूसीसी के बारे में। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं दोस्तों, साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग से मतलब है कि जब आप खुद ही, एक ही जना होगा सरकार में, मतलब एक ही सरकार होगी,
एक ही पार्टी रन करेगी तो आसान होगा ना उनके लिए डिसीजन लेना, किसी एक कंक्लूजन पर आना। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे समझें जैसे कि आप अकेले बिजनेस चलाते हैं तो आप अकेले ही डिसीजन लेंगे ना और बहुत जल्दी ले लेंगे, बट वहीं आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते हैं तो अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको कई सारी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके कोई कंक्लूजन निकलेगा। समझ गए आप कैसे क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। अब डिसएडवांटेज में देखिए, इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग जो है ये आपके लिए ट्रबल भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सामने आता है कि जितना ज्यादा दिमाग लोगों का लगेगा, यानी जितने नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, भले ही थोड़ा डिसीजन स्लो आएगा बट परफेक्ट डिसीजन हो सकता है, और अकेले डिसीजन में रिस्क बहुत है। तो ये चीज नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होगी। जब लॉ सबके लिए बराबर होगा, यूनिफॉर्म होगा, कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का सीन नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का, या कोई अलग अलग भाषाएं बोलने वालों का, तो फिर विवाद क्रिएट नहीं होगा। अब जब विवाद क्रिएट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो फिर स्टेबिलिटी तो बनी ही रहेगी। और नेशनल यूनिटी मतलब कि सब एक ही चीज मानेंगे, वो भी अपनी कंट्री को, कोई स्टेट का कोई सीन ही नहीं है। समझ गए ये नेशनल यूनिटी और स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड है, फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी केजरीवाल है, वो हमेशा से स्टेट सेंटर से विवाद करता रहता है, और सेम सेंटर भी केजरीवाल या अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट से विवाद करती रहती है। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि स्टेट के पास पावर्स हैं, तो इस वजह से वो सेंटर से विवाद करेगी और लोगों की लोकल नीड्स के लिए फंड्स मांगेगी या उनके हक के लिए। अब कोरोना ही चल रहा है तो कोरोना के हिसाब से वो अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहता है कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच विवाद होगा अगर स्टेट के पास पावर्स होंगी। अब स्टेट है ही नहीं, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, और है भी तो उसको कोई पावर नहीं दे रखी, तो फिर विवाद कैसे करेगा। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। फोर्थ है लेस एक्सपेंसेस। अभी मैंने बात करी कि केजरीवाल जो है फंड्स मांगता रहता है गवर्नमेंट से। जब स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो वो फंड्स कैसे मांगेगा? फंड्स नहीं मांगेगा तो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो ये पॉइंट साबित हो जाएगा सही। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि सभी के लिए एक ही समान कानून होगा, कोई माइनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं, सभी के लिए लॉ जो होगा एक बराबर होगा। डिसएडवांटेजेस पे पहला पॉइंट देखते हैं। आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए और देखिए, इतनी बड़ी इतनी वास्ट कंट्री है ये, इतनी बड़ी कंट्री में अगर सिर्फ एक मोदी जी की ही गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलेगी तो रन हो पाएगा क्या इंडिया? नहीं हो पाएगा, उसे बहुत टफ होगा। तो इसी वजह से लार्ज साइज कंट्री के लिए ये सूट नहीं करता यूनिटरी सिस्टम, आपको फेडरल सिस्टम ही लेना पड़ेगा। फेडरल सिस्टम पे मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है इसका ओवरबर्डन वर्कलोड। अब ओवरबर्डन वर्कलोड तो होगा ही ना, जब कोई भी रीजनल लोकल गवर्नमेंट इन्होंने बनाई नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बनाई ही नहीं है, और बनाई भी है तो उसे पावर ही नहीं दी है, तो ओवरबर्डन सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पे होगा सारा कुछ। तीसरा पॉइंट है क्विक डिसीजन क्रिएट ट्रबल। ये हम पहले ही बता चुका हूं मैं आपको एडवांटेज के साथ कि जल्दी निर्णय लेना आपके लिए बाधा ऑब्स्टेकल पैदा कर सकता है। फोर्थ, ये आपको पहले से रिलेट करना होगा कि अब सेंट्रल के लिए ना, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सीधा पार्लियामेंट में बैठती है, लोगों के लिए लॉ बनाती है। अब लॉ तो वो जब बनाएगी ना जब उसको लोगों की लोकल नीड्स पता होंगी, तो इसी वजह से अब वो लोकल नीड्स पता करने के लिए कोई लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी होनी चाहिए जो लोगों की बात लाए वहां पर कि ये हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इस वजह से थोड़ा हार्ड हो जाता है इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एक फैमिली में एक फादर है, एक मदर है और बच्चे होते हैं। अब उस फैमिली में क्या होता है, जो फादर कहेंगे, यानी कि फादर सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लो, जो फादर कहेंगे वो ही होगा, उन्हीं के पास सारी पावर है और बाकी हम सबको उन्हीं को फॉलो करना होगा। अब समझ लो स्टेट गवर्नमेंट है नहीं तो हमें सब कुछ फॉलो करना होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। अब स्टेट है यानी कि मम्मी है, तो मम्मी हमारी बात पापा तक पहुंचाती है ना, तो वही चीज होती है, लोकल लोगों से स्टेट ज्यादा जुड़ी हुई होती है। वो पापा से बात बताते हैं और पापा हमको पैसे देते हैं। जैसे हमें पिकनिक पे जाना है, हम पापा से परमिशन डायरेक्टली लेते नहीं है, हम मम्मी से कह के लेते हैं। अब मम्मी जो है वो चुपचाप पापा से बोलती है और अगर जाना होगा तो वो वहां से हमारे लिए पैसे भी ले लेती है पापा से। तो पावरफुल यानी कि सेंटर होता है, राइट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि एक ही गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। साथ ही साथ उस पार्लियामेंट के अंदर मोनार्क बैठता है प्रेसिडेंट की जगह, तो ये मोनार्की सिस्टम भी है इसमें। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में आपने सुना ही होगा, वो ही यूनाइटेड किंगडम की क्वीन है, यानी कि मोनार्की सिस्टम भी है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना में एक पार्टी का रूल है, वन पार्टी का रूल है। मैंने पहले ही बताया कि चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इस पार्लियामेंट के अंदर एक ही पार्टी का राज है और वो है द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वही लॉ बनते हैं इनकी पार्लियामेंट में और
वो एक ही गवर्नमेंट है। समझ गए आप, वही सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये जो वर्ड है कम्युनिज्म, इसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है, आई का आइकन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें, वो लेक्चर भी देखें। एक फैक्ट ये है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 कंट्रीज लिंक्ड हैं। अब उन 193 कंट्रीज में से 166 कंट्रीज में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि यूनिटरी सिस्टम है। आप ये मैप देख रहे होंगे, इस मैप के अंदर आपको दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है व्हाइट वाला, ये सारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जितना ये रेड वाला है, ये रेड वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि फेडरल सिस्टम है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई परेशानी हो इस लेक्चर में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, वो फेडरलिज्म पर होगा, फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत फॉलो करता है। अभी के लिए इतना ही, लेट्स कॉल अ डे। थैंक यू।